एक सफल इंसान बनने के लिए इंसान को जिद्दी होना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं खबरें अब तक। आज खबरें अब तक में सबसे पहले आपको कहानी बताएंगे देश के पहले ब्लॉगर की। उसके बाद बताएंगे कैसे यूपी में छोटे दल 2024 चुनाव के लिए कर रहे हैं बिग बॉस की तलाश, और आखिर में बताएंगे कि क्या वाकई एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे यूपी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। इन सभी खबरों पर होगी चर्चा विस्तार से, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं पीएम बनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में भाजपा को रौंदने के दुस्साहसी मिशन में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए इच्छुक नहीं है। राष्ट्रध्वज के लिए छात्र पर लाठी बरसाने वाले एडीएम पर जांच के आदेश। तेजस्वी ने पटना डीएम से की बात। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों की बर्बरता से पिटाई और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान मामले में पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने संज्ञान लिया है। उन्होंने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताया है। बीएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप का जीत से आगाज। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत के साथ आगाज किया है। रूस में पकड़ा गया आत्मघाती हमलावर, भारतीय सेना को उड़ाने की थी साजिश। रूस के FSB ने रूस में प्रशिक्षित इस्लामिक स्टेट अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के एक सदस्य की पहचान की और उसे हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार संदिग्ध आत्मघाती हमलावर पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेने के लिए सत्तारूढ़ दल के एक नेता को मारना चाहता था। JNU में स्कॉलरशिप मांगने गए छात्रों से गार्ड ने की मारपीट, आधा दर्जन घायल। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन ABVP का आरोप है कि स्कॉलरशिप मांगने गए छात्रों के साथ विश्वविद्यालय स्टाफ और गार्ड ने मारपीट की, जिसमें छात्रों को चोट लगी है। हेडलाइंस के बाद हम बढ़ते हैं हमारी वायरल वीडियो की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बेरोजगारों को नौकरी देने वाले कोटे को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। लेकिन अब बेरोजगार इसी आस में सड़क पर नौकरी मांगने निकले तो उनका सामना हुआ पटना के ADM KK सिंह से। इसके बाद तो जो हुआ, उसने बर्बरता की सारी हदें लांघ दी। पटना के बर्बर ADM के सामने एक शिक्षक अभ्यर्थी आ गया। उसने अपने हाथों में तिरंगा झंडा ले रखा था और नौकरी की गुहार लगा रहा था। तभी ADM KK सिंह ने उसके ऊपर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। ये भी ना देखा कि उसके हाथ में तिरंगा है। हाथ देखिए अंधेर गर्दी की कि ADM KK सिंह ने पहला डंडा तो तिरंगे पर ही चलाया, यानी कि खुलेआम राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। पहले तो आप भी देखिए ये वायरल वीडियो। पटना ADM KK सिंह की यह हरकत कैमरे में कैद हो गई। तिरंगे पर लाठी चलाने और शिक्षक अभ्यर्थी की बर्बरता से पिटाई का पूरा वीडियो कैमरे में कैद हो गया। हद तो ये भी है कि कवरेज कर रहे कुछ पत्रकारों के साथ भी जमकर बदसलूकी की गई। उधर शिक्षक अभ्यर्थी लाठीचार्ज के बाद ये सवाल पूछते नजर आए कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने डंडे का वादा तो नहीं किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? फिलहाल DM चंद्रशेखर सिंह ने इस पूरे मामले की 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। DM ने मामले को बताया बेहद ही गंभीर और कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना बर्दाश्त करने लायक नहीं है और दोषी पाए जाने पर ADM पर कड़ी कार्यवाही जरूर होगी। फिलहाल इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारी पहली खबर की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सब साथ मिलकर प्रकृति का पोषण करने और एक स्थायी वातावरण बनाने के लिए एक साथ आए तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? दरअसल किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए और उसे अमल में लाने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही जरूरत होती है और उसकी छोटी सी भूमिका पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और यही काम किया है इस देश के एक नौजवान ने। वो कौन है, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
मिलिए देश के पहले ब्लॉगर से जो जॉगिंग के साथ उठाता है कचरा, जिन्होंने एक झटके में बदल दी दुनिया की सोच, जिसे मिला प्लॉगमैन ऑफ इंडिया का नाम। जानिए कौन है रिपु दमन, जिनके सफाई अभियान से पीएम मोदी भी हुए थे प्रभावित। सामाजिक बदलाव और पर्यावरण की बात होती है तो ज्यादातर लोग ये कहकर निकल जाते हैं कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, लेकिन दिल्ली के रहने वाले रिपु दमन बेल्वी इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। उन्होंने शुरुआत तो अकेले ही की थी, लेकिन आज उनके साथ पूरा कारवां जुड़ गया है। साल 2016 से शुरू उनके प्लॉगिंग अभियान को साल 2019 तक आते आते बड़ी उपलब्धि हासिल हुई और उन्हें प्लॉगमैन ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया। रिपु दमन बेल्वी पेशे से एक एंटरप्रेन्योर और मैराथन रनर हैं। उन्होंने अपने इस प्लॉगिंग अभियान की शुरुआत साल 2016 में की थी। प्लॉगिंग शब्द उनके अभियान से ही जुड़े दो शब्दों को जोड़कर बना है, पिक अप और लॉग इन, और उनका अभियान इन्हीं दो शब्दों की संकल्पना पर आधारित है। प्लॉगिंग अभियान का लक्ष्य है जॉगिंग करते हुए कचरा उठाना। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन और फिट इंडिया मूवमेंट को एक साथ जोड़ता है। इसका लक्ष्य है लोगों को फिट रहने के लिए साथ साथ देश को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित करना। रिपु बताते हैं कि मैं पेशे से एक रनर हूँ। जब सुबह जॉगिंग के लिए जाता था तो सड़क पर लोग कम और कचरा ज्यादा दिखाई देता था। रोज रोज एक ही नजारा देखकर मैंने कुछ करने का निर्णय लिया और शुरुआत की जॉगिंग के साथ साथ सड़कों की सफाई करने की। मैंने जब इसकी शुरुआत की थी तो अक्सर लोग मुझे टोकते थे कि ये काम तो मेरा नहीं है। इसी सोच से हैरान होकर मैंने कचरा साफ करने को देश का सबसे कूल काम बनाने का फैसला लिया। साल 2016 में उन्होंने कचरा मुक्त भारत के दृष्टिकोण के साथ शुरुआत की प्लॉगिंग अभियान की। रिपु से प्रेरित होकर उनके रनिंग समूह के बाकी रनर भी उनके अभियान से जुड़े और धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता रहा। एक महीने से भी कम समय में इस कारवां से 15 से 20 लोग जुड़े और फिर ये लोग अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी इस अभियान के साथ जोड़ने लगे। बच्चों को इस अभियान का लुत्फ उठाते देख उन्होंने अपने अभियान को बाकी शहरों तक पहुंचाने का फैसला लिया और आज दिल्ली से शुरू हुआ यह अभियान देश के 100 शहरों तक पहुंच चुका है। प्लॉगिंग अभियान एक ऐसा अभियान है जो सिर्फ देश को साफ रखने में मदद नहीं करता, बल्कि इससे जुड़े सदस्यों को व्यायाम का भी एक नया मुकाम हासिल करवाता है। साल 2016 में रिपु ने जिस काम की शुरुआत समाज और देश कल्याण में की थी, वो उसके योगदान देने के लिए वो 2 सालों में उनके जीवन की प्राथमिकता बन गया। साल 2018 में रिपु ने अपना स्टार्टअप बंद कर अपना पूरा समय अपनी प्राथमिकता को देने का फैसला कर लिया। स्टार्टअप बंद करने के बाद वो जोर शोर से अपने काम में लग गए और एक दिन एक ऐसी कॉल आई जिसने रिपु की जिंदगी बदल दी। दरअसल रिपु को पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉल किया। पीएम मोदी ने न सिर्फ फोन पर उन्हें सराहा बल्कि उनके प्रयासों की प्रशंसा भी की, बल्कि रिपु को उन्होंने अपने मन की बात में भी शामिल किया और अपनी मन की बात में रिपु की सराहना की और पूरे देश को बताया कि रिपु कैसा काम कर रहे हैं। इसके बाद साल 2019 में ही भारत सरकार के द्वारा उन्हें देश के प्लॉगिंग राजदूत की उपाधि दी गई। इस उपाधि के साथ ही उन्हें इस अभियान को देश के हर कोने में पहुंचाने का जिम्मा भी सौंपा गया। रिपु के मुताबिक सामाजिक बदलाव लाना एक नया रॉकेट साइंस है। इससे ज्यादा मुश्किल काम और कुछ नहीं। समाज की फैलाई गंदगी को साफ करने वाले कर्मचारियों को लोग कूड़े वाला कहते हैं, लेकिन कूड़े वाले तो वो लोग हैं जो ये गंदगी फैलाते हैं। देखा जाए तो फिट इंडिया मूवमेंट के राजदूतों में से एक रिपु दमन बेल्वी की पहचान प्लॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में हो गई है। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता रिपु दमन बेल्वी ने न केवल देश को प्लॉगिंग की नई अवधारणा दी है, बल्कि प्लॉगिंग के जरिए कचरे की समस्या से निपटने के लिए नई दिशा भी प्रदान की है। फिटनेस और साफ सफाई के गहरे जुनून ने रिपु को भारत में प्लॉगिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रेरित किया है। वो खुद के साथ साथ प्रकृति को भी स्वस्थ रखने के लिए पूरे देश में प्लॉगिंग के कॉन्सेप्ट को फैला रहे हैं और ये वाकई बेहद सराहनीय है। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली खबर का।
यूपी में सियासी समीकरण कैसे बदलते हैं ये तो सभी को पता है, और जो स्थिति आज की है उसके मुताबिक अगर यहाँ के छोटे दलों को अस्तित्व में रहना है तो यहाँ आने वाले चुनावों के लिए छोटे दलों को किसी बड़े भाई की जरूरत जरूर पड़ेगी। फिलहाल तो यहाँ छोटे दलों के गठबंधन भी टूटे हुए हैं। ऐसे में अब ये दल किसके आगे हाथ फैलाते हैं या किसका साथ मांगते हैं, ये जानना काफी दिलचस्प होगा, इसीलिए ये देखिए खास रिपोर्ट। मिशन 2024 के लिए चौकन्ने हो गए हैं सियासी दल। यूपी में अब छोटी पार्टियों को चाहिए एक बिग बॉस। बिग बॉस के बिना नहीं लगेगी सियासी नैया पार। जानिए कैसे यूपी की छोटी पार्टियां बड़े भाई की तलाश में जुटी। जैसे जैसे साल 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, यूपी में छोटी छोटी पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कवायद में जुट गई हैं। उन्हें ऐसे बड़े भाई की तलाश है जिसके साथ मिलकर वो सत्ता तक पहुंच सके। उतना ही नहीं, कम से कम राज्य की राजनीति में उनका महत्व बनाए रखने के लिए मदद करे। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन टूट गया। राजभर अब भाजपा के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। राजभर ने हाल में ही राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को वोट देकर इसकी शुरुआत की। हालांकि भाजपा सुभाषपा को वापस गठबंधन में लेने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि राजभर को अविश्वसनीय सहयोगी माना जाता है। फिर भी राजभर समय समय पर योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं। हाल में ही उन्होंने कहा, अगर कोई पार्टी कुछ अच्छा करती है तो मैं उसकी सराहना क्यों ना करूं। हम एक राजनीतिक दल हैं और हम ऐसे फैसले लेते हैं जिससे समाज में कमजोर वर्गों को फायदा होता है। इसी बीच अगर बात शिवपाल सिंह यादव की करें तो शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने सपा के साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच संबंध खराब है। वहीं मुलायम सिंह यादव लगभग सक्रिय राजनीति से बाहर हो चुके हैं। चाचा और भतीजे के बीच किसी तरीके के मेल मिलाप की संभावना अब बहुत कम हो गई है। शिवपाल ने कहा, मुझसे धोखा हुआ है और भारी कीमत चुकाकर मैंने सबक लिया है। लेकिन अब देखा जाए तो शिवपाल को एक बड़े भाई या फिर नए साथी की तलाश है। वहीं शिवपाल के सूत्रों का दावा है कि अगर उन्हें कांग्रेस की ओर से कई तरीके के ऑफर मिलते हैं और कोई सम्मानजनक प्रस्ताव आता है तो प्रसपा लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि राज्य में उभरती राजनीतिक स्थिति को संभालने वाला कोई नहीं है। चुनाव में हार के 6 महीने बाद भी पार्टी नेतृत्व विहीन बनी हुई है। इसके अलावा शिवपाल यादव भी एक व्यापक मोर्चे पर विचार कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के हाथों हो। सूत्रों का कहना है कि आजम खान अखिलेश के नेतृत्व वाली सपा के साथ ज्यादा सहज नहीं है। उनके करीबी नेता ये भी बताते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर वो फैसला लेंगे। सपा के 2 अन्य पूर्व सहयोगी महामदल और जनवादी पार्टी ने सुभाषपा और प्रसपा से पहले ही नाता तोड़ लिया है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के एक नेता ने ये तक दावा किया है कि हम छोटे दल हैं और हमें चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सहयोगी रूप में किसी बड़े राजनीतिक दल की जरूरत होगी। वहीं देखा जाए तो ये वास्तविकता भी है कि सभी छोटी राजनीतिक दलों या फिर पार्टियों को किसी बड़े भाई की जरूरत जरूर लगेगी, क्योंकि 2024 के चुनावों में नैया पार अकेले नहीं की जा सकती। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि टूटे हुए गठबंधनों के साथ में कौन उनका साथ निभाता है और ये गठबंधन किसके साथ फिर से स्थापित किए जाते हैं। कौन सी पार्टी किस बड़े भाई को चुनेगी और कौन सा बड़ा भाई किस पार्टी को अपने दमखम पर आगे ले जाएगा। यूपी में या देश की सियासत को समझना आसान नहीं है। वैसे भी सियासत संभावनाओं का खेल है, इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि जो भाजपा छोटे दलों के साथ नहीं आना चाह रही है वो कल अपने साथ किसे जोड़ ले। इसीलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका साथ कौन सा बड़ा भाई देगा। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अब तक अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने से पहले यूपी की राजनीति में कई नामों पर चर्चाओं का दौर जरूर शुरू हो चुका है। यूपी से लेकर दिल्ली तक बैठकों का सिलसिला भी चला, लेकिन अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के लिए फाइनल नाम बाहर नहीं आ सका है।
लेकिन इसी बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद केशव के एक ट्वीट से हलचल पैदा हो गई है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या फिर यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे केशव मौर्य? जानिए केशव के एक ट्वीट से कैसे मची बीजेपी में खलबली। देखिए क्यों संगठन को केशव ने बताया सरकार से बड़ा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से प्रदेश में अपनी सरकार बनाई और योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भले ही प्रयागराज की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव हार गए, लेकिन सरकार के गठन में उनका कद कम नहीं हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद में केशव प्रसाद मौर्य को ब्रजेश पाठक के साथ डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन चुनाव हो गए, नई सरकार का गठन हो गया और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी योगी कैबिनेट में जगह दे दी गई, तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो गई। बीते कई महीनों से प्रदेश में नया अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कई बड़े नामों पर चर्चा हुई है। इसमें सबसे पहला नाम पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का सामने आ रहा है, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की दिल्ली में हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दे सकती है। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य संभाल चुके हैं। दरअसल बीते दिन जब गाजियाबाद में ब्रज और पश्चिम क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, तो इससे बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने अपनी नई पारी की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ मंच पर दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इसी बैठक के बाद केशव के एक ट्वीट ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लगाए जा रहे कयासों को हवा दे दी और लोगों ने मान लिया कि क्या केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। केशव प्रसाद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है, यानी माना जाए तो केशव की दिल्ली में जेपी नड्डा से हुई मुलाकात में ये बात तय हुई कि संगठन में केशव को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और डिप्टी सीएम का पद वो शायद छोड़ सकते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद के बाद ब्रजेश पाठक ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य यूपी की राजनीति में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं और पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए ऐसे ही चेहरे की तलाश है जो लोगों के बीच लोकप्रिय और अनुभवी भी हो और संगठन के काम का उसे अनुभव भी हो। इसके अलावा बीजेपी चुनाव में टिकट देने से लेकर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देते वक्त भी कास्ट फैक्टर पर खासा ध्यान देती है, इसीलिए ओबीसी वोटरों को साधने के लिए केशव प्रसाद फिट बैठते हैं। इसके अलावा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ब्राह्मण और दलित चेहरे पर भी विचार कर रहा है। भले ही केशव प्रसाद के एक ट्वीट ने यूपी बीजेपी की टीम में हड़कंप मचा दिया हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि केशव प्रसाद के ट्वीट कर जरूर सियासी गलियारों में नए संकेत दिए हों, लेकिन पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद दल का नेता बनाकर उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने पर विराम लगा दिया है। योगी सरकार में वो डिप्टी सीएम बने रहेंगे और विधान परिषद में नेता सदन की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि राजनीति में हर पल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए आगे क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से राजनीति के गलियारों में केशव प्रसाद मौर्य ने हड़कंप मचा दिया है, उससे जानना जरूर दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर जल्द ही ये कमान किसके हाथों लगती है। ये बात तो तय है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुनावों में टिकट से लेकर पदाधिकारियों तक को चुनने के लिए कास्ट फैक्टर पर खासा ध्यान देता है। यही वजह है कि ओबीसी समाज का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष बनने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी से निकलकर सपा की साइकिल पर सवार हो गए हैं, प्रदेश की राजनीति में ओबीसी समाज पर उनकी भी अच्छी खासी पकड़ थी और सपा में जाने के बाद से ही वो ओबीसी समाज के वोटरों को सपा की ओर खींचने लगे हैं। ऐसे में भाजपा के लिए जरूरी हो गया है कि वो अपने ओबीसी वोटर्स को बचा के रखे। इसीलिए बड़ी बात नहीं होगी कि केशव प्रसाद मौर्य को यूपी में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन आगे भाजपा क्या फैसला लेगी ये देखना दिलचस्प होगा।
फिलहाल ये तो थी खबरें, अब तक की खास खबरें, लेकिन पटना में जो तिरंगे के साथ हुआ और जो शिक्षक अभ्यर्थी के साथ हुआ वो वाकई बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। ये वही तिरंगा है जिसे अब तक लोग अपने घरों पर लहरा रहे थे, ये वही तिरंगा है जिसकी बातें सरकार कर रही थी। इसी तिरंगे को लोग आन बान शान कह रहे थे और इसी तिरंगे पर अब प्रशासन ने वार किया है। क्या प्रशासन के बड़े अधिकारी को तिरंगे की अहमियत के बारे में पता नहीं है? क्या वो अपने जुनून में इतना खो सकता है कि वो ना तो इंसान देखे और ना तिरंगा? आप भी सोच के देखिएगा कि ये कितना सही और कितना गलत है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।